चंडीगढ़ के रहने वाले 4 गहरे दोस्त रोहन, विक्रम, कबीर और ग्रुप में सबसे छोटा आर्यन एक विंटर रोड ट्रिप पर निकले। रोहन को अपनी नई जॉब के लिए बैंगलोर शिफ्ट होना था, तो उसे विदाई देने के लिए इन चारों ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के बर्फीले और शांत सेब के बागानों में जाने का प्लान बनाया। पहाड़ी रास्तों के मजे लेते हुए जब वे वहां पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। वो गांव अपने गर्म पानी के कुंडों यानी हॉट स्प्रिंग्स के लिए मशहूर था, इसलिए वहां टूरिस्ट्स की भारी भीड़ थी और सारे होटल फुल थे। थक हार कर उन्होंने एक चाय की टपरी के पास खड़े एक गंभीर से दिखने वाले लोकल आदमी से मदद मांगी। बिना कुछ बोले उसने उन्हें एक कच्चे सुनसान रास्ते की तरफ इशारा किया जो घने सेब के बागानों के बीच बने कुछ होम स्टे तक जाता था। लेकिन उसने एक खौफनाक चेतावनी दी, रात को खाना खाकर अपने कमरे में ही रहना, बागान की तरफ बिल्कुल मत भटकना। यहाँ के लोकल लोगों को बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। होम स्टे के मालिक ने भी उन्हें शक की नजरों से देखते हुए यही बात दोहराई। दरवाजे लॉक रखना और रात को चाहे जो भी आवाज आए बाहर मत निकलना। रात के करीब 1 बज चुके थे। चारों दोस्त शराब पी रहे थे। ग्रुप में सबसे बड़े और थोड़े घमंडी विक्रम ने उस चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वो बस इसलिए डरा रहे हैं ताकि हम उनके सेब न चुरा लें। रोहन के मना करने के बावजूद विक्रम ने जिद पकड़ ली कि वो ताजे सेब तोड़कर लाएगा। दोस्तों के दबाव में आकर चारों उस जमा देने वाली ठंड और घनघोर अंधेरे में बागान की तरफ निकल पड़े। पेड़ों के बीच थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें सड़े हुए मांस जैसी एक बेहद अजीब और बदबूदार महक आई। अचानक पहाड़ों की वो बर्फीली हवा एकदम से रुक गई। तभी अंधेरे में से एक लड़की की कांपती हुई दर्दनाक आवाज गूंजी, वो मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। चारों के पसीने छूट गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, भागो, और वे सब बदहवास होकर अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़े। जब वे कमरे के पास हाँफते हुए रुके तो उनकी सांसें अटक गईं। उनका चौथा दोस्त आर्यन वहां नहीं था। डर के मारे कांपते हुए तीनों दोस्त वापस उस खौफनाक बागान में गए। वहां उन्होंने देखा कि आर्यन एक बहुत बड़े सेब के पेड़ के नीचे बिल्कुल बुत बनकर खड़ा है। वो पेड़ की ऊंची टहनियों को घूरते हुए एक ऐसी अजीबोगरीब भाषा में बड़बड़ा रहा था जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसके ठीक ऊपर पेड़ की डालियों के बीच एक धुंधला सा सफेद साया मंडरा रहा था। वे किसी तरह आर्यन को खींचकर कमरे में वापस लाए। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। रात के करीब 3:30 बजे आर्यन अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वो बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की तरफ पलट चुकी थीं। उसने विक्रम की तरफ देखा और एक भारी अजीब सी आवाज में बोला, तुम में से एक को तो मरना ही होगा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब कबीर ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की तो आर्यन के मुंह से जमे हुए काले खून की उल्टी होने लगी। खौफजदा होकर तीनों दोस्तों ने रात भर उसके हाथ पैर मले ताकि उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट आ सके, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। अगली सुबह आर्यन को कुछ भी याद नहीं था। उसे लगा कि पहाड़ी रास्तों की थकान की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। लेकिन अगली रात खौफ और बढ़ गया। रोहन की नींद खुली तो उसने देखा कि आर्यन खिड़की से चेहरा चिपकाए खड़ा है और उसी अनजान भाषा में बाहर किसी से बात कर रहा है। कबीर ने तुरंत अपने गले से एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला निकाली और आर्यन के गले में पहना दी। माला पहनते ही आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। घबराहट के मारे रोहन और विक्रम सिगरेट पीने के लिए कमरे से बाहर निकले। अपने कमरे से करीब 100 मीटर दूर जाते ही उनके कदम ठिठक गए। चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक लड़की बिल्कुल पुतले की तरह खड़ी है। उसका पूरा चेहरा लंबे उलझे हुए बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे तैरती हुई सी उनके पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, कब तक बचोगे? आज की रात तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। जब वे दोनों डर के मारे जोर से चिल्लाए तो होम स्टे का मालिक दौड़कर बाहर आया, लेकिन तब तक वो लड़की हवा में गायब हो चुकी थी। अगले दिन वे सब वहां से तुरंत छोड़कर एक भीड़ भाड़ वाले कैंप साइट पर शिफ्ट हो गए। वहां उनकी मुलाकात दिल्ली से आए कुछ बाइकर्स के ग्रुप से हुई। शराब के नशे में इन दोस्तों ने पिछले 2 दिन की वो खौफनाक कहानी उन्हें सुना दी। बाइकर्स एडवेंचर के भूखे थे और उन्होंने उस भूतिया बागान को देखने की जिद पकड़ ली। विक्रम न चाहते हुए भी उन्हें वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे उस कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो वही लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसने अपनी पीली उंगली से सेब के पेड़ों की तरफ इशारा किया और फुसफुसाते हुए बोली, गलती कर दी और अब उस गलती का अंजाम भुगतोगे। बाइकर्स डरकर अपनी बाइक्स घुमाकर भागने लगे। अगले दिन वे सब चंडीगढ़ वापस आ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने उस खौफ को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। वो बहुत बीमार रहने लगा। उसकी आंखें धंस गई थीं और चेहरा सूख गया था।
वो अक्सर रात को चिल्लाते हुए उठता, मैं मरने वाला हूँ। परेशान होकर उसके घर वालों ने एक तांत्रिक को दिखाया, जिसने आर्यन को एक बहुत शक्तिशाली ताबीज पहनाया। इसका असर भी हुआ और आर्यन फिर से नॉर्मल होकर दोस्तों से मिलने जुलने लगा। रोहन के बैंगलोर जाने से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने एक विदाई पार्टी रखी। शराब के नशे में विक्रम ने एक बार फिर बेवकूफी की और आर्यन के तावीज का मजाक उड़ाते हुए उसे डरपोक कहा। आर्यन को गुस्सा आ गया। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने झटके से वो तावीज गले से निकाला और टेबल पर फेंक दिया। 10 मिनट बाद आर्यन ने कहा कि वो बाहर सिगरेट पीने जा रहा है। वो कभी लौट कर नहीं आया। घंटों की पागलों जैसी तलाश के बाद पास ही की एक नहर में उसकी तैरती हुई लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कोई अंदरूनी बीमारी बताया गया, लेकिन उन दोस्तों को वो खौफनाक सच पता था। महीनों बाद किन्नौर गए अपने एक जानकार के जरिए उन्हें उस बागान का काला सच पता चला। दशकों पहले उस लोकल लड़की को एक दूसरे गांव के लड़के से प्यार हो गया था। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हीं सेब के पेड़ों के बीच उसे बेरहमी से मार डाला था। तब से उसकी भटकी हुई आत्मा उसी बागान में घूमती है और अपनी छीनी गई जान के बदले एक जान मांगती है।